नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन शुरू करते हैं कल पेश आए लोक सभा में हंगामा आरई से। नाजरीन आपको बता दें, राहुल गांधी जर्नल एम नरवाना की किताब के कुछ हवाले से बात करना चाह रहे थे, जिसमें चीन के मुकाबले में राजनाथ सिंह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो जिस तरीके से पलटी मारी थी और पीछे हट गए थे चीन से मुकाबले के मामले में, तो उसको कोट किया गया था उस किताब में। उसी किताब के हवाले से राहुल गांधी लोकसभा में कुछ कहना चाह रहे थे, मगर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें कहने से रोक दिया। और जब राहुल गांधी ने शुरुआत की तो लिखी हुई किताब के हवाले से आप बात नहीं कर सकते, इस तरीके की बात राजनाथ सिंह और जो है अमित शाह, मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह भी लोकसभा में कहते हुए दिखाई दिए। बड़ा हंगामा हुआ और 3 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया था। उसके बाद भी हंगामा आरई का सिलसिला चलता रहा, मगर एम नरवाना की जो कोट्स है, एम नरवाना ने जो अपनी किताब में लिखा है वो उसको लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने कहने नहीं दिया। हालांकि ये कहा जा रहा है साबिका राज्यसभा के सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल वी.के. अग्निहोत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी किताब के लिखे हुए हवाले से अगर कोई बात अगर आप लोकसभा या राज्यसभा में कहना चाह रहे हैं तो उससे कहने से कोई आपको रोक नहीं सकता, ये कायदा है। लेकिन कायदे के एन ये ज़रूरी मगर ये है कि आप क़ब्ल अज़ वक्त उसकी नोटिस दें और क्या कहना चाह रहे हैं, वो लोकसभा स्पीकर हो या फिर राज्यसभा में चेयरमैन हो, उन्हें आपको इत्तला करना ज़रूरी है। मगर राहुल गांधी ने ये तमाम प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया था और डायरेक्ट लोकसभा में ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि एम नरवाना ने क्या कहा है। हम आपको बता दें, एम नरवाना की किताब है, हो सकता है कि बहुत जल्द जो है मंजर आम पर भी वो किताब आ जाएगी, वो ज़ेर इशाअत है। उस किताब के हवाले से उन्होंने अपनी किताब में चीन से जब मुकाबला हो रहा तो किस तरीके से 56 इंच का सीना का दावा करने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रोक दिया था। ऐसे बहुत सारे हक़ाइक़ जो है उसमें पोशीदा है, जिसको मंजर आम पर लाने की बात कर रहे थे। 2-3 मिनट की वो बात थी, मगर राहुल गांधी को लोकसभा में वो कहने से रोक दिया गया। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सियासत, ये देखिए, यकीनन कल हमने देखा कि देखिए आमतौर पे होता ये है कि बजट जब सेशन का आगाज़ होता है तो मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया खुतबा देते हैं, बात करते हैं, उसके बाद बजट पेश किया जाता है। बजट पेश करने के दूसरे दिन जब कार्रवाई का आगाज़ होता है तो फिर खुतबा सदारत पे तहरीक तशक्कुर के तहत जो है तमाम मेंबरान को जो है बोलने की इजाज़त दी जाती है, अपना बयान जारी करने की इजाज़त दी जाती है। तो कल लोकसभा का आगाज़ हुआ, तहरीक खुतबा सदारती खुतबे पे तहरीक तशक्कुर के तहत जो है बोलने की इजाज़त दी गई और सबसे पहले कायद अपोजिशन राहुल गांधी को खिताब के लिए स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने जो है दावत दी। राहुल गांधी खिताब करने के लिए उठे, उन्होंने अपनी बात का आगाज़ चीन के जो तनाज़ा है, सरहदी तनाज़ा, चीन के सरहदी तनाज़े से अपनी बात का आगाज़ किया और फिर उन्होंने एक किताब का हवाला देते हुए, जो अभी आपने कही, जनरल जो साबिका फ़ौजी सरबराह एम नरवाने की किताब का हवाला देते हुए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे हुकूमत जो है हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रही है और चीन ने सरहद के कितने बड़े हिस्से को जो है अपने कब्ज़े में ले लिया है और सरहदों पे किस तरीके से लोगों की गर्दनें काटी गई थी, लोगों को मारा गया था, आर्मी के जो है जवानों को गले काटे गए, बिल्कुल सर भेजे गए, बिल्कुल अपने पास रख लिए गए। बिल्कुल ये जो है उन्होंने बात का आगाज़, जहाँ तक मेरा ख्याल है बमुश्किल 1 मिनट उनकी तकरीर चली होगी, बाज़ाब्ता रोक दिया गया। देखिए, एम नरवाना ने अपनी जो ज़ेर इशाअत किताब है उसमें राजनाथ सिंह के ताल्लुक से और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से नाम लेकर कोट किया है। उन्होंने नाम लेकर कुछ लिखा है,
कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है जी। हुकूमत की जानिब से, राजनाथ सिंह की जानिब से, अमित जी, शाह की बिल्कुल। जानिब से, क्योंकि दो लोग दोनों भी जो है मुल्क के अहम ओहदों पर फायज हैं। जी। वजारत दिफा की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के पास है, और खारिजी उमूर की जो जिम्मेदारी है, दाखिली उमूर की जो जिम्मेदारी है, वो दाखिली उमूर की जिम्मेदारी जो है वो अमित शाह के पास है। जी। जहां तक दाखिली उमूर की बात अगर हम करेंगे तो यकीन माने पिछले 12-14 साल से जो मुल्क की सरहदें हैं वो अमित शाह के हाथ में है। जी। उसके बावजूद भी घुसपैठ की बात की जाती है, दरअंदाजी जी। की बात की जाती है। आए दिन जो है जिस किस्म के धमकी आमेज फोन कॉल्स हो या थ्रेट कॉल्स हो, हवाई जहाज़ों को उड़ा देने की या इमारतों को उड़ा देने की जो बातें हैं इसी दौर में हमें देखने को मिली। हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान दरअंदाजी कर रहा है, और पाकिस्तान के फौजी जो है बिला इश्तियाल जो है बिला इश्तियाल जो फायरिंग कर रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए से कर रहे हैं। सरहदों को जो है मुसलसिल जंग का अखाड़ा बना दिया है पाकिस्तान ने। ये तमाम चीज़ें जो है दहशतगर्दाना हमले कश्मीर में जो है वो मुसलसिल दहशतगर्दाना हमलों के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। हमने देखा पठानकोट से लेकर उरी, और फिर बहुत सारे मामला मुसलसिल पेश आए, वहाँ पर पुलवामा का मामला पेश आया। तो ये तमाम वाक़यात जो रोनुमा हुए, ये जो है ये मियाद होम मिनिस्टर वजीर दाखिला की अमित शाह की मियाद के दौरान ये वाक़यात पेश आए। तो ये तमाम चीज़ों का मजमुआ खुलासा उन्होंने लिखा है किताब में अपनी, MM नरवाना ने किताब में यकीनन राजनाथ सिंह को और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जो दावे हैं वो दावों की खलई खोलकर उन्होंने यकीनन रख दी। बिल्कुल, देखिए यही तो देखिए कल मैं देख रहा था, आपने भी शायद नोट किया होगा कि राहुल गांधी की तकरीर चल रही थी। उन्होंने बाज़ाब्ता किताब की जो है कापी उन्होंने हाथ में रखे हुए थी, और उन्होंने कहा कि इस किताब में हमारे साबिक फ़ौजी सरबराह ने जो है ये मतलब है कि जो छुपा रही है हुकूमत, इस हुकूमत के छुपाए जाने वाली चीज़ों को उजागर किया है। जैसे ही राहुल गांधी ने उस किताब का हवाला दिया, हालांकि उनके पास जो है किताब का नुस्खा मौजूद था, मतलब ये कि पब्लिश नहीं हुई है अभी किताब हो, बेताबी मैं देख रहा था कि जो है इंतहाई बेताबी, इंतहाई इत्तरारी कैफियत में जो है वज़ीर दिफा उठ खड़े होते हैं और वो एतराज़ करते हैं। पूरी शिद्दत से वो कहते हैं कि ये किताब छपी नहीं है, और जो चीज़ छपी नहीं है उसका पार्लियामेंट में हवाला दिया नहीं जा सकता। उसके बाद शोर शराबा शुरू हो गया पार्लियामेंट में, पूरा अपोजिशन जो है ऐवान में उठ खड़ा हुआ, और राहुल गांधी ने कहा कि ये पब्लिशर के पास है, और राहुल गांधी ने ये भी इल्ज़ाम लगाया, नरवाना की हवाले से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इस किताब को छपने नहीं दे रही है, छापने से रोका जा रहा है, नरवाना पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि इसको पब्लिश ना करें, और पब्लिशरों को जो है वार्निंग दे दी गई है, जो पब्लिशर जो ये किताब छाप रहा था उसको वार्निंग दे दी गई है। और जो है जिस तरह की सूरत हाल थी कल वो देखने में आई। बहरहाल राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, हंगामा होता रहा, और स्पीकर लोकसभा ने ऐवान की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी है, सुबह 10 बजे के बाद से। तो उसके बाद जाहिर बात है सारा दिन जो है शोर व गुल की नज़र रहा, और कोई कार्रवाई कल जो है नहीं हुई पार्लियामेंट में। तो यकीनन ये मुद्दा तोड़ गया है। देखिए ज़बीर साहब, मसला तो जो है कल भी हमने कहा था अगर धुआं उठाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जलाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आग लगी है। जब राजनाथ सिंह और अमित शाह लोकसभा की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी को बाई फोर्स रोकने की कोशिश, दोनों उठ खड़े हुए और रोकने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ जरूर है जिसको छुपाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। हालांकि राहुल गांधी ने कांग्रेस की बका के लिए, कांग्रेस के उरूज के लिए या कांग्रेस के किसी कारनामे को कोर्ट वहां पर नहीं कर रहे थे। ये बिल्कुल मद्दे मुकाबिल सियासी जमात है, अपोजिशन सियासी जमात है, आपको इख्तिलाफ हो सकता है। जहां पर मुल्क की सालमियत की बात आती है, मुल्क के मफाद की बात आती है, तो फिर आप अपने आप को सबसे बड़ा हुब्बुल वतन पेश करने की मुसलसिल कोशिश करते हैं, खा वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या फिर राजनाथ सिंह हो, ये अपने आप को सबसे बड़ा हुब्बुल वतन बताते हैं। आपकी हुब्बुल वतनी उस वक्त कहाँ गई जब नरवाना
को ये लिखने पर मजबूर होना पड़ा। अपनी किताब में एमएम साबिका आर्मी जनरल एमएम नरवाना को ये लिखने पर मजबूर होना पड़ा कि कहीं ना कहीं आपने गलती की है। वो गलती को पोशी छुपाने के लिए, वो गलती को मंजर आम पर आने से रोकने के लिए आप किताब की इशाअत को रोक सकते हैं। यकीनन आप हुक्मरान हैं, हुक्मरानों के पास इस बात का इख्तियार होता है। हुक्मरानों को हमने देखा है जाबिर और जुल्म के जरिए से जो है यकीनन वो इस तरीके की आवाज़ों को दबाने की मुसलसिल कोशिश करते हैं। राहुल गांधी को भी आप रोक सकते हैं, मगर आप अपने ज़मीर की मलामत को कैसा रोकेंगे? जो ज़मीर आपको मलामत यकीनन करेगा। अगर आप हुब्बुल वतन है तो वतन के साथ आपने गद्दारी की है, वतन को आपने धोखा दिया है, वतन के साथ आपने कोताही की है, वतन के मफाद में, वतन के फ़राइज़ को अंजाम देने में आपने गफलत की है। तो जब आपको आपका ज़मीर मलामत करेगा तो वो ज़मीर की मलामत से आप अपने आप खुद को किस तरह रोक पाएंगे? देखिए, हम ये देख रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है इक़्तिदार में, आपको याद होगा कि इन लोगों ने कुछ किया नहीं और उनकी खामियों को उजागर करने की कोशिश की जाती है तो ये आपे से बाहर हो जाते हैं। और हमेशा इन्होंने अपने खामियों को छुपाने की कोशिश की है। अच्छा, अपनी जी देखिए, आप यकीनन अपने खामियों को आप छुपाते हैं, मगर आप अपने खामियों को छुपाने के लिए आप दूसरे जो साबिका वज़राए आज़म है और उन पर इल्जाम लगाते हैं। बिल्कुल, और बेबुनियाद मनगढ़ंत इल्जाम आप लगाते हैं। बिल्कुल, नेहरू पे आप इल्जाम लगाते हैं, नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह पे आप इल्जाम, नेहरू से लेकर अंजहानी मनमोहन सिंह तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अंजहानी मनमोहन सिंह तक आप इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम की बारिश कर देते हैं। हर पार्लियामेंट के इजलास में आपने जो है नेहरू को इल्ज़ाम दे दिया कि नेहरू ने ऐसा किया था, नेहरू की वजह से आज ये देखना पड़ रहा है, नेहरू की वजह से ऐसा हुआ। तो बहरहाल जो है रबी साहब, कल भी हम देख रहे थे, माफ करना सजा साहब, खास तौर पर शिमला अकॉर्ड के हवाले से नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ही मौरूद इल्जाम ठहराया जाता है। आपने अब क्या किया? आपको बेहतरीन मौका था, मकबूजा जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो तक आप हासिल कर सकते थे। आप ऑपरेशन सिंदूर का आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का आप ढिंढोरा पीट रहे हैं। आप अगर चाहते तो वो पूरा कश्मीर जो जिस पर कब्जा पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा किया हुआ है वो कश्मीर को आप ले लेते थे और कश्मीर मुकम्मल कश्मीर हमारा हो जाता था। आपने क्यों नहीं किया? जब आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आकर उसकी बात की तो वजाहत कर नहीं सकते। जब आप जो है आपको इस बात का मौका मिला है तो आप वजाहत करें, आपने वो मकबूजा कश्मीर को वापस क्यों नहीं लिया? आप वो वजाहत करें इस बात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस बात की वजाहत करें कि क्यों आपने वो कब्जा वापस नहीं लिया पाकिस्तान से, जिस पर जो दहशतगर्द काबिज है, दहशतगर्दों का कब्जा है और वहां पर दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां चल रही हैं। आप तो घुस गए थे वहां पर, सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से हो या ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हो, आप तो पूरा वहां पर दाखिल हो गए थे। तो वापस ले लेने में आपको किस बात की, किसने रोका था, किस बात की आपके पास रुकावट थी? मगर आप जो है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पंडित नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, आप पंडित डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप निशाना बनाते हैं। आप देखिए, हम अगर इनकी नाकामियों की बात करेंगे बीजेपी की और मोदी की, तो कितनी नाकामियां हैं बताइए। गुलवान से लेके आज तक, सरहदों से लेके आज, देखिए चीन तो बाज़ाब्ता अपना नया नक्शा जारी कर चुका है। उसमें उसने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता भी दिया और अरुणाचल प्रदेश के सारे इलाकों के नाम भी उसने बदल दिए अपने नक्शे में। और फिर जब जो है अरुणाचल प्रदेश की एक खातून जो है सफ़र कर रही होती हैं तो उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था कि आपका 24 घंटे से ज्यादा अरुणाचल प्रदेश की खातून को, जिसका पासपोर्ट रियासत अरुणाचल प्रदेश की जानिब से जारी, 24 घंटे से ज्यादा उसको रोक लिया गया था। देखिए सज्जाद साहब, आप देख सकते हैं पठानकोट, पुलवामा, उरी और पहलगाम, ये किसके दौरे हुकूमत में पेश आए? ये तमाम वाक़यात जिसका हमने तस्करा किया है मोदी के दौरे हुकूमत में पेश आए। नरेंद्र मोदी खुद को 56 इंच का सीना कहते हैं। आप दहशतगर्दी की जो परवान चढ़ी है दहशतगर्दी कश्मीर में, उसका जिम्मेदार आप कांग्रेस को ठहराते हैं। फिर आपकी दौरे इख्तिदार में पठानकोट, पुलवामा, उरी और पहलगाम किस तरीके से पेश आता है? आपने इस तमाम वाक़यात को रोकने के लिए आपने क्या इक़दाम उठाए, इसकी भी तो आपको वजाहत। आप एमएम नरवाना, एमएम साबिका फौजी जनरल
MM नरवाना ने अपनी किताब में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के मुतालिक जो चीजें कोट की हैं उसको मंजर आम पर आने से नहीं रोक सकते। आपको इस बात का इख्तियार कतई नहीं है। हालांकि लोकसभा में राहुल गांधी ने बहुत ही ड्यू प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, तरीक़ेकार जिसको हम कहते हैं, वो उसको उस पर अमल करते हुए उन्होंने ये कोशिश की थी कि वो तमाम चीज़ों को कोट करे। मुख्तसर वो बात करना चाह रहे थे वहां पर, मगर राहुल गांधी को रोक दिया गया है। राहुल गांधी की आवाज़ को आप दबा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि क्या आप अपना जो ज़मीर आप पर मलामत करेगा, मुल्क से जो गद्दारी हुई है, मुल्क के साथ जो धोखा है हुआ है, मुल्क के मफादात के साथ जो समझौता हुआ है, उस पर जब आपका ज़मीर मलामत करेगा तो अपने मलामत करते हुए ज़मीर को आप किस तरह रोकेंगे। नादरीन, अब आज तो यकीन माने अंधभक्तों की जो है वो ईद होगी। बिल्कुल अंधभक्त आज बहुत खुश होंगे। जितने भी मोदी भक्त थे और अंधभक्त हम जिसको कहते हैं वो आज खुश होंगे, क्योंकि अब पापा का फोन आ गया। यकीन माने डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फोन किया है। नरेंद्र मोदी से फोन पे उन्होंने बात की, उन्होंने ट्वीट भी किया इसके मुतालिक, अपनी बातचीत के मुतालिक। आज सुबह से जो है वो हमारा जो ज़राए अबलाग है, जिसको हम येलो मीडिया कहते हैं, चापलूसी जिसका वतीरा बन गया है, जो बिल्कुल इस तरीके से आज उनके पास जश्न का माहौल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तमाम न्यूज़ चैनल जो इस खबर को खुशी से सुना रहे हैं, वो जो है उनके पास आज ईद का दिन होगा, उनके पास आज दिवाली होगी, क्योंकि वो जिस तरीके से आज सुबह से जिस तरीके की सुर्खियां टेलीविजन चैनलों पर हमें देखने को मिल रही है, बड़ी अफसोसनाक है। जो ट्रंप मुसलसिल पिछले 1.25 साल से मुसलसिल हिंदुस्तान को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों पर जलील करने का काम कर रहा है, हिंदुस्तान की तौहीन करने का काम कर रहा है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तजलील कर रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट और एक फोन कॉल जो है वो हालात को बदल देता है। 18 से 25% टैरिफ की कमी का ऐलान उन्होंने किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उससे बात की, वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात करते हुए 18 से 25% टैरिफ जो है उसमें तखफीफ की बात कही है। यकीनन इससे एक्सपोर्टर्स को जो है बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, मगर मुल्क की आवाम को इसका क्या फ़ायदा होगा। वो तमाम बातें जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ डेड इकोनॉमी कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, हिंदुस्तान को डेड इकोनॉमी कहा था, और हम खामोश थे। और आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी जैसा ही डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई, वो एक ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट पे ये लिखते हैं कि मेरे अच्छे दोस्त, मेरे ग्रेट फ्रेंड, माय ग्रेट फ्रेंड लिखते हैं। फिर दोबारा वो ग्रेट फ्रेंड उस वक्त कहा था जब बार बार ये कह रहा था कि 8 तैयारे मार गिराए सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में, जंग को मैंने रुकाया, रशिया से तेल हिंदुस्तान नहीं खरीदेगा, मुझसे बात की है, और मैं कैन आई सी यू प्लीज, इस तरीके की जब बात कर रहे थे तो ये ग्रेट फ्रेंड कहाँ थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, यहाँ भी जो है हम उस कड़ी की बात करेंगे जो हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की थी। आपको याद होगा कि हमने वो जो है जैफरी की जो है दस्तावेज़ात पे बात की थी हमने, जो है जिसका इंकशाफ हुआ था कि मोदी नाचे गाए, बड़ा ही जो है धूम धड़ाका कल हुआ था, आपको भी याद होगा। उसके बाद जो है आज अचानक ये खबर आती है कि ट्रंप ने मोदी से फ़ोन पे बात की, चाबहार बंदरगाह से दस्तबरदारी आपकी, रूस से तेल ना ख़रीदने का आपका कमिटमेंट, और फिर जो है दीगर जो मामलात हैं, जो भी दर पर्दा जो भी डीलिंग आपकी हुई है, उस पर आपसे यकीन दहानी उन्होंने ली। उसके बाद फिर ऐलान किया कि जो टैरिफ 25% का था उसको हम 18% कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे टैरिफ को। तो जो 25% टैरिफ था उसको 18% करने का जो है उन्होंने ऐलान किया। यकीनन ये इंडिया के लिए, इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए जो है एक मेजर रिलीफ है, एक बड़ी राहत है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने खोया है। चाबहार की बंदरगाह हमारा जो है बहुत बड़ी जो है एक मत अमली थी। साहब, ये बातचीत अब हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ
25% से जी 18% टैरिफ जो चेंज हुई है, तब्दील हुई है। और बाज़ाब्ता ये कहा गया है, ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि इंडिया ने वादा किया है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, जी यूक्रेन की जब अब ख़त्म हो जाएगी, इस जी तरीके की बात जो है। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन में जो जंग हुई है उसका पूरा जिम्मेदार हिंदुस्तान को बिल्कुल ठहराने की कोशिश हिंदुस्तान के डोनाल्ड सर ट्रंप कर थोप रहे दिया हैं। गया। हिंदुस्तान के सर थोप दिया गया है। जी देखिए, हिंदुस्तान ने कभी भी अपने पड़ोसी ममालिक के साथ जुल्म नहीं किया, उन पर जी जंग मुसल्लत नहीं की। अपने पड़ोसी ममालिक को भी बहुत मौके फराहम किए, अमन के मौके फराहम किए, तिजारत के मौके फराहम किए। मगर जिसकी नीयत में खोट होती है वो जो है वो उस किस्म के मुआहदात को, उस किस्म की पेशकश को कबूल नहीं कर सकता। ऐसा ही हमारे पड़ोसियों ने भी किया और फिर मजबूरन हमें भी सख्त कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ में करनी पड़ी। हिंदुस्तान ने कभी भी जो है जंग को तरजीह नहीं दी, अमन को और तरक्की को तरजीह दी है। उसके बावजूद भी जिस तरीके की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के माबैन जो जंग चल रही है वो जंग अब रुक जाएगी, क्या हिंदुस्तान वो जंग का जिम्मेदार था? क्या हिंदुस्तान इस कदर पैसा रशिया को दे रहा था कि रशिया जंग कर रहा है? क्या रशिया कोई गरीब मुल्क है? डोनाल्ड ट्रंप को ये ट्वीट करने से पहले ये सोचने की जरूरत थी। और यहाँ पर एक अहम बात यह है कि देखिए, हालिया दिनों में बहुत ही तेजी के साथ हिंदुस्तान ने चाइना से ताल्लुकात इस्तवार किए, जी रशिया के साथ आपने ताल्लुकात को हमवार किया, तिजारत को हमवार किया, चाबहार से आपने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। सबसे अहम बात, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन एसोसिएशन के साथ किया गया है। यूरोपीय एसोसिएशन सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप की आंख में फिलहाल खटक रहा है। वेनेजुएला के वाकये के बाद जो है यूरोपियन एसोसिएशन के साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बन रही है। और वो तमाम यूरोपीय ममालिक जो यानी वेनेजुएला के से अतराफ व अकनाफ में है, जैसा कि कंबोडिया वगैरह की भी बात हो रही है और ग्रीनलैंड्स की बात हो रही है, तो ये तमाम जो है डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में खटक रहे हैं। तो क्या अब जो हालिया दिनों में बड़े जंगी पैमाने पर जो जिस तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूरोपियन एसोसिएशन के साथ, तो क्या वो बरकरार रहेगा? क्या उसके ऊपर तलवार, खतरे की तलवार नहीं लटक रही है ये एक फोन कॉल और एक ट्वीट के बाद? देखिए, एक आलमी जो है इजलास में हमारे वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने दो टोक अंदाज में कहा था कि हम अपनी तिजारत में अपने मफाद को देखेंगे, रूस से तेल न खरीदने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने कहा था, जब उनसे सवाल किया गया था कि अमेरिका आप पे प्रेशर बना रहा है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, तो उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा था कि हम रूस से तेल लेंगे क्योंकि हमको रूस का तेल सस्ता पड़ता है। अमेरिका ने ये कहा था, आपको याद होगा, ट्रंप ने ये कहा था कि इंडिया रूस से तेल ले रहा है और फिर यही तेल इंडिया यूरोप को बेच रहा है। और उन्होंने कहा था कि रूस से इंडिया जो तेल ख़रीद रहा है उसके पैसों से रूस यूक्रेन में जंग मुसल्लत कर रहा है। तो उन्होंने कहा था कि आप जो यूरोप को जो सस्ते दामों तेल बेच रहे हैं आप, उसका जो मुनाफा आ रहा है वो मुनाफा आप रूस को दे रहे हैं और रूस उस मुनाफे को जो है यूक्रेन की जंग में जो है इस्तेमाल कर रहा है। तो बिलवास्ता तौर पे ट्रंप ने यूक्रेन की जंग के लिए इंडिया को जिम्मेदार ठहराया था। उसके बाद चाबहार बंदरगाह के हवाले से भी बड़ा प्रेशर था, जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ी आपको भी याद होगा कि जो है ट्रंप ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि हमने ईरान पे पाबंदियां लगा दी हैं और हमें उम्मीद है कि इंडिया ईरान से भी तेल नहीं लेगा। नहीं, बाई ऑर्डर जी बिल्कुल, वेनेजुएला का तेल खरीदेगा, ईरान का तेल ईरान का नहीं खरीदेगा। वेनेजुएला इंस्टीट्यूट वेनेजुएला बाज़ाब्ता मेंशन किया था, वेनेजुएला का नहीं ईरान का तेल खरीदेगा बाई ऑर्डर। आप बोल रहे हैं कि तवक्को नहीं, जिस तरीके का लबो लहजा इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे लग रहा था कि जेफरी एस्टेफन की जो फाइलें हैं वो काम कर रही हैं और वो काम कर गई है। जैसा कि जेफरी ने कहा, नाचे गाए और काम हो गया। और वैसे ही ट्रंप ने कहा, देखिए अमेरिका का महकमा इंसाफ जारी करता है, तो क्या सदर की इजाज़त ली नहीं होगी? क्या सदर को खबर नहीं दी होंगी कि हम ये फाइल जो है पब्लिकली कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं इन फाइल्स को?
तो सारी खेल जो है खेला गया है और फाइलें रिलीज़ करने के बाद मोदी से कहा गया है कि और भी बहुत सारी तुम्हारी जो है राज की बातें हैं जो रिलीज़ हो जाएंगी। तो बहरहाल जो है ऐसा मालूम होता है कि दबाव में ब्लैकमेल करके अमेरिका ने इंडिया को आखिरकार मजबूर किया कि आप जो है चाबहार बंदरगाह से दस्तबरदारी इख्तियार करेंगे, ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और उसके बदले में हम आपका टैरिफ कम कर देते हैं। बस ये एहसान है। एहसान ये है कि हमने आपकी जो टैरिफ था, आप पे जो टैरिफ लगाया था उसको हम कम कर देंगे, ये एहसान उसके बदले में। और जवाब में क्या ले रहा है अमेरिका? वेनेजुएला का तेल बेच रहा है। अब अमेरिका तेल बेचेगा, जो लूटा हुआ माल, लूटा हुआ माल महंगे दामों इंडिया के हाथों अमेरिका बेचेगा। तो बहरहाल जो है ये मोदी ने जो पॉलिसी अपने चेंज की थी, हमारी जो खारजा पॉलिसी थी जो इंतहाई मजबूत और जो मोतबर पॉलिसी थी, उसको हमारे वज़ीर आज़म ने तब्दील करके अमेरिका और इज़राइल से हाथ मिलाने का काम किया था। उसका खमियाजा आज कौम को भुगतना पड़ रहा है। हम तो यही कहेंगे। जी देखिए, मोदी ने तो साफ तौर पे कहा कि मेरा क्या है, मैं तो झोला लेके निकल जाऊंगा, जी मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला चला जाऊंगा। तो मोदी को तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये कौम भुगतेगी। आगे आगे न जाने कितने वर्षों तक इस कौम को भुगतना पड़ेगा। यकीनन उस मुल्क जी, को भुगतना जी, पड़ेगा, मुल्क का कौम जी, को, लोगों को, मुल्क के शहरियों को भुगतना पड़ेगा और भुगत भी रहे हैं। देखिए, दो तरफा मार शहरियों को पड़ रही है। जी, एक तरफ गलत पॉलिसियों के नतीजे में महंगाई, बेरोजगारी और ये तमाम चीज़ों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जो हिंदुस्तान की छवि है, हिंदुस्तान के जो बेकार है, उसको मजरूम मुसलसिल किया जा रहा है। अब देखिए, एक फ़ोन कॉल ने तमाम हालात बदल दिए। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि कड़ियों को जोड़ने की बात करें, तो हम यकीनन कड़ियों को अगर जोड़ेंगे तो जेफरी स्टीफन की फाइल मंजर आम पर आती हैं। और कल हिंदुस्तान के अखबारात में भी अनिल अंबानी के हवाले से किस तरीके से काम किया गया 2017 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इसराइल जाने का, और पर वहाँ पर रक़्स करना और गाना गाने का। फिर उसके बाद जो है वो काम किया, वो फार्मूला काम किया। उसके बाद फिर अमेरिका उनका दौरा। तो ये तमाम चीज़ें जो अगर कड़ियों को अगर हम जोड़ेंगे, फिर आज अचानक से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के माबैन बात होती है, फिर टैरिफ में तखफीफ का मामला आता है, और फिर ये कहा जाता है कि वो जो है रशिया से तेल नहीं खरीदेगा और यूक्रेन की जंग अब बंद हो जाएगी। इस तरीके की जो बातें जो जिस तरीके से कही जा रही है, ट्वीट के ज़रिए से डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, वो बातें जो है किसी ना किसी तरफ आप हमें इशारा कर रही है, हमें बता रही है कि जब कड़ियों को जोड़ा गया, जो चीज़ निकल कर सामने आ रही है, कहीं ये दबाव का नतीजा तो नहीं है। देखिए, एक दबाव के चलते हम मुसलसिल कह रहे हैं कि एक ख़त्म खारिजा पॉलिसी का एक गलत कदम तमाम निज़ाम को बिगाड़ कर रख देता है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपने चाइना से भी ताल्लुकात इस्तेमाल कर लिए, रशिया से भी आपने फ्री ट्रेड का सिलसिला शुरू कर दिया, फिर दूसरी तरफ आपने FTA भी किया, यूरोपियन एसोसिएशन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ भी किया, आपने चाबहार से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली। आप देखिए, फिर अचानक से ये तमाम लोगों का जिन जिन के साथ आपने मुआहदात किए हैं, जिन जिन के साथ आपके ट्रेड हो रहे हैं, जिन जिन के साथ आपने रास्ते हमवार किए हैं, इस्तवार किए हैं, उनके साथ जो है अब वो जो है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के ताल्लुकात ख़त्ती ठीक नहीं है। तो क्या मुस्तकबिल में आपको ये तमाम जो आपने नए रिश्ते बनाए हैं, नए मुआहदात किए हैं, क्या वो नए मुआहदात को आप बरकरार रख पाएंगे? अमेरिका की दोस्ती, अमेरिका अपने ग्रेट फ्रेंड के साथ दोस्ती निभाते निभाते आप नए दोस्तों को भी खुश रख सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। जी बिल्कुल। देखिए, ये सवाल तो जो है सभी कर रहे हैं, और सभी ये सवाल यहाँ देखिए, जिस तरीके से रूस से तेल लेने का ना लेने का वादा किया गया है, जिस तरीके से चाबहार बंदरगाह से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई है, और जिस तरीके से ईरान का तेल भी जो है ना खरीदने का इशारा दे दिया गया है, और सब हम देख रहे हैं, तो उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि यूरोप के साथ जो अभी डील हुई है, अभी एक हफ़्ता पहले की तो बात है, वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा था कि मदर ऑफ़ डील्स है। इंडिया और यूरोपीय यूनियन के माबैन जो डील हुई थी, जो एग्रीमेंट्स हुए थे, जो दस्तावेज़ात जो है हिंदुस्तान और जो है यूरोपीय यूनियन के कायदीन ने जो आपस में तबादला किए थे, जिन डॉक्यूमेंट्स का,
जिन एग्रीमेंट्स का तबादला किया गया था और जिन पे दस्तखत किए गए थे मीडिया के सामने, और उस दस्तखत के बाद मोदी ने खुद कहा था कि ये मदर ऑफ डील्स है। मतलब ये कि अब तक जो भी माहदे हुए हैं उन माहदों की माँ है ये जो माहदा हमने किया है यूरोपीय यूनियन के साथ। तो अब उस मदर ऑफ डील पे भी सवालिया निशान लग गया है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप जो है यूरोपीय यूनियन के साथ जो तिजारती माहदे किए थे उसको जारी रखेंगे या उससे भी दस्तबरदार हो जाएंगे। अब ये सवाल तो पैदा होगा, ये सवाल तो पैदा हो गया है, इस बात से ना इनकार किया जा सकता है। देखिए, जब आप जिस तरीके से आप पीछे कदम, सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर से पीछे कदम उठा लिया। आज आप जो है ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन हुआ उस दिन से लेके आज तक 26 जनवरी की परेड में भी आज तक आप सिर्फ ये दावा करने में लगे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो इससे फ्रस्ट्रेशन गवर्नमेंट का जाहिर हो रहा है कि आपको वो जो धक्का लगा है, वो जो आपकी साख मुतासिर हुई है, उसको पैचअप करने के लिए आप किस तरीके से, हमने देखा एक टीम बाहर भेजी गई बाहर के मुल्कों को, हमने देखा कि कैसे जो है हर 2 दिन में कोई ना कोई बड़ा लीडर, कोई ना कोई जो है बाहर निकल के कहता था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान को वार्निंग दी जा रही है, खुलेआम पाकिस्तान को वार्निंग दी जा रही है कि वो ये ना समझे कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो गया, जारी है। और जैसा कि आपने यकीनन आपने जो कहा कि वाकई जो है अगर आप इस मुल्क के लिए संजीदा होते तो फिर आज जो है कश्मीर हमारा होता। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था तो हमारे फ़ौजी जहाज़, हमारे जंगी जहाज़ कराची तक पहुंच गए थे। लाहौर तक तो, लाहौर तो करीब है, पास में ही है, हम तो कराची तक पहुंच चुके थे। तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि हम किसी भी वक्त कराची पे कब्ज़ा कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात हो रही थी। तो इतनी जो है कामयाबी के बाद हमारे फ़ौजी जवानों की, हमारी आर्मी की, रातों रात जो है ट्रंप की फ़ोन आ जाता है, रातों रात बातचीत होती है और दिन में दिन दहाड़े ट्रंप ये ऐलान कर देते हैं कि जो है जंग ख़त्म हो चुकी, जंगबंदी हो चुकी, 5 बजे से कोई फायर नहीं करेगा। उसके बाद मामला ख़त्म, ठप पड़ जाता है। उसके बाद से लेके आज तक जो है अपोजिशन सवाल उठा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को बंद क्यों किया गया और बंद करने का ऐलान ट्रंप ने क्यों किया। देखिए, जंग रोकने का ऐलान हुकूमत का सरबराह करता है जी। तो इन्होंने ये सवाल किया कि ट्रंप ने क्यों किया जी। जंग रोकने का ऐलान, ट्रंप ने क्यों किया, मोदी ट्रंप के दबाव में क्यों हैं। ये हालात, हम जीतने के हालात को जो है, जब हम जीत रहे थे तो फिर हम अचानक रुक क्यों गए, जब हम अंदर तक घुस चुके थे तो फिर हम जो है रुक क्यों गए। तो ये बहुत सारे सवाल आज तक जो है असरार के पर्दे में पड़े हुए हैं, जिनके जवाब जी। मतलूब है और मुसलसल जी। मतलूब रहेंगे। और जी। यकीनन देखिए, अगर आपके पास जवाब होता तो आप यकीनन जवाब दे देते। आपने चाबहार से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, आपने ऑपरेशन सिंदूर रास्ते में रोक दिया, आप जो है आप रशिया से तेल खरीदने का जो मुआहदा हुआ था उसको आपने ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आप मुसलसिल अपने फ़ैसलों से दस्तबरदारी इख्तियार कर रहे हैं। मगर किसानों का जब बिल आया, एग्रीकल्चर बिल आया, मुसलसिल किसान 1 साल एहतजाज करते रहे, सड़कों पर उतर आए, आपने पीछे नहीं हटे। आप इख्तियार मतलब आप पीछे उस बिल से दस्तबरदारी इख्तियार करना आपको गवारा नहीं हुआ। कई किसानों ने अपनी जान दी। फिर जब हरियाणा का इलेक्शन आया, इलेक्शन जब आया तो तब आपने दस्तबरदारी इख्तियार की। CA NRC का मामला आया, लोग सड़कों पर उतरे, उन्होंने एहतजाज किया। कई मुसलसिल, हालांकि एक ऐसा वक्त भी आया कि दिल्ली फसाद की जद में आ गई, फिर भी आपने दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की। आप जो मुकाबला करते हैं मुल्क की आवाम से, आप ऐसे कवानीन लाते हैं जो मुल्क की आवाम के लिए नुकसानदेह हो, वहाँ पर आप दस्तबरदारी इख्तियार नहीं करते। मगर जहाँ पे पापा की बात आ जाती है तो वहाँ पे जो है फ़ौरन आप दस्तबरदारी इख्तियार कर लेते हैं। एक फ़ोन कॉल, एक ट्वीट जो है आपको इस कदर खुश कर देता है कि पिछले 1 साल से जो शख्स दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान के बारे में गलत बयानी कर रहा है, डेड इकोनॉमी कह रहा है और मतलब धमकी दे रहा है, 50% टैरिफ की आपको धमकी दे रहा है, आपको कह रहा है कि आप मुसलसिल आपने आओ भगत की, मिन्नत सबाजत की मुझे से मुलाकात के लिए इस तरीके की बात कर रहा है, मगर उसके खिलाफ में आप जबान नहीं खोलते। जैसे ही उसके शफा
मुवक्कत का हाथ जो आपके सर पे पड़ता है, आप तमाम चीज़ों से, ऐसे मुआहदात से आप दस्तबरदारी इख्तियार कर लेते हैं जिससे मुल्क की आवाम का मफाद जुड़ा हुआ हो। आप अपने मफादात पर जो है, आप मुल्क की आवाम के मफादात पर अपने मफादात को तरजीह दे रहे हैं। तो खैर, यकीनन आने वाले दिनों में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ, यूरोपियन एसोसिएशन के साथ किया गया है, मुझे लग रहा है कि उससे भी आने वाले दिनों में दस्तबरदारी का ऐलान यकीनन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी या हुकूमत हिंद की जानिब से आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जो ग़ुरबत का जो मामला है, जिस तरीके से एक ट्वीट पर इतनी खुशी का इजहार हो रहा है, तो दूसरा ट्वीट आ जाएगा, दूसरा अगर कॉल आ जाएगा, फिर दोबारा जो है भक्त जो है फिर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर निकालेंगे, फूल माला चढ़ाएंगे और पूजा शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन एक फ़ोन पे जो है पूरी कौम अगर मसरत से नाचने लगे तो ये अलमिया है हमारे लिए। पूरी कौम तो नहीं, भक्त सिर्फ। ये बिल्कुल, भक्त अगर नाचने लगे या हुकूमत नाचने लगे या हुकूमत के वज़रा नाचने लगे या फिर मीडिया वाले, वो जो गोदी मीडिया हैं, वो लोग नाचने लगे, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क के लिए। देखिए यही मोदी हैं, 2014 में इन्होंने कहा था, आपको भी याद होगा, कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो अमेरिका वाले इंडिया के वीज़ा के लिए कतार में खड़े होंगे। उन्होंने कहा था कि आज इंडिया वाले अमेरिका के वीज़ा के लिए कतार में खड़े हैं, लेकिन हम आएंगे इक़्तिदार में तो अमेरिका वाले इंडिया के वीज़ा के लिए कतार में खड़े होंगे, अमेरिका वाले इंडिया में नौकरी करने की ख्वाहिश करेंगे, हम इंडिया को इतने ऊपर ले जाएंगे। और यकीनन इन्होंने इंडिया को इतनी ऊपर जो है ले जाने का काम किया है कि आज रुपया 90 रुपये का, आज $1 90 रुपये का हो गया है। आज ट्रंप हर दूसरे दिन धमकी देते हैं और हम ट्रंप के रहमत आप वो वाक़े को किस तरह भूल सकते हैं सज्जाद साहब? इलीगल इमिग्रेंट्स को हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल, हिंदुस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे बुरे हालात, हमने 65 का जिक्र कल भी किया, आज भी हम करेंगे। इससे खराब हालात, ताल्लुकात जो है, ख़ास तौर पर सिफारती ताल्लुकात, मौजूदा सिफारती ताल्लुकात से ख़राब थे 1965 की। अगर हम बात करेंगे तो दो टोक अंदाज में इंदिरा गांधी ने अपने फैसले पर कायम रहे और दो टोक अंदाज में जवाब दिया, जवाब देकर अपनी कार्रवाई की और पाकिस्तान को दो टुकड़ों में मतलब तब्दील कर दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो जब उस वक्त भी इतने ख़राब ताल्लुकात, सिफारती ताल्लुकात इस कदर ख़राब थे अमेरिका के साथ उस वक्त, मतलब कुछ भी हो सकता था। यहाँ तक कहा जा रहा था कि इंदिरा गांधी की कत्ल की साजिशें भी तैयार हो गई हैं, कॉन्स्पिरेसीज भी तैयार हो गई हैं। उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने डरा नहीं, घबराया नहीं और फैसला किया और बेहतरीन एक काम किया। तो उस वक्त भी ऐसे वाक़यात हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानी जो NRIs है, जो इमिग्रेंट्स थे वहाँ पर अमेरिका में मुकीम थे, जिनको इलीगल इमिग्रेंट्स बोलकर कहकर हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डालकर भेजा गया है हिंदुस्तान को, ये इससे बदतरीन दौर हम नहीं देख सकते। जी बिल्कुल, यकीनन देखिए ये एक बहुत ही, आज हम जो है, आज अगर कोई खुश हो रहा है तो ये अफसोस की बात है कि हम कब तक जो है अपनी इस कमज़ोरी को छुपाते रहेंगे और कब तक। देखिए मोदी तो बार बार कहते रहे हैं कि, मोदी के जो भक्त हैं वो तो बार बार कहते रहे हैं कि मोदी विश्वगुरु हैं, वो जहाँ जाते हैं जो है हिंदुस्तान को एक बुलंद मर्तबा अता करते हैं, जहाँ जाते हैं लोग हिंदुस्तान के जो है शिदाई हो गए हैं और हिंदुस्तान के यहाँ तिजारत के, यहाँ आने के, यहाँ रहने के ख्वाहिशमंद हो गए। इस तरह की जो है बातें लोग करते रहे हैं, लेकिन आज जो है सिर्फ अमेरिका जिससे हमने दोस्ती की थी, वही ट्रंप जिसके बारे में मोदी ने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार अमेरिका की सरजमीन पे जाके, वही ट्रंप, वही जो है हालात, किस तरह के हालात आज हमारे सामने आ रहे हैं। यकीनन ये बहुत ही नदामत वाली बात है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो, देखिए जब हमारी साख मुतासिर होती है, जब अपोजिशन जो है मुतासरा साख के हवाले से जो है ऐवान को बताने की कोशिश करते हैं तो उनको जो है बोलने नहीं दिया जाता, शोर शराबा हो जाता है, उनको दबा दिया जाता है, उन्हें जो है ऐवान के कानून, ऐवान के उसूलों को जो है के बहाने से उनको बोलने से रोक दिया जाता है। लेकिन आखिर कब तक हम अपने इन कमज़ोरियों को छुपाते रहेंगे? देखिए ये तो सवाल है, ये सवाल रहेगा, आगे भी ये सवाल रहेगा। आज जैसा कि मैंने कहा था कि जो है 2014 से लेकर आज तक
मोदी की सरकार ने सिर्फ छुपाने का काम किया है। आपने अचानक नोटबंदी करा दी और वो उस खामी को आपने छुपा दिया। आपने अचानक जो है कोरोना के दौर में लॉकडाउन कर दिया। उस लॉकडाउन के दौरान में इस मुल्क के अवाम पे जो मुसीबतें आई थी, जो तबाहियाँ आई थी, लाशों के जो अंबार लगे थे, नदियों में लाशें फेंकी गई थी, और फिर जो है हमने देखा कि जो है शमशान घाटों पे कतारें लग गई थी, अर्थियों की कतारें लग गई थी। इस तरह के हालात जो है हिंदुस्तान के लोगों ने देखे, उसको भी छुपा दिया गया। आपको ये भी याद होगा रवि साहब के जो है ट्रंप आए थे जब पहली बार, तो उनको गुजरात का दौरा करवाया गया था। वो गुजरात में गए थे, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के इफ्तिताह के लिए, सरदार पटेल स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम दे दिया गया, उसके इफ्तिताह के लिए ट्रंप गए थे। तो स्लम बस्ती को छुपा दिया गया था, जिसके किनारे से सड़क जो है उस स्टेडियम तक जाती थी, आपको याद होगा जी। महज इसलिए उस बस्ती को छुपा दिया गया था कि जो है ट्रंप को वो बस्तियाँ उजड़ी हुई, वो जो स्लम बस्तियाँ हैं वहाँ पे जो गरीब हैं, वो गरीब ट्रंप को नज़र ना आए। जबकि मोदी आज भी गुजरात मॉडल का नाम लेते हुए थकते नज़र नहीं आते, और उसी गुजरात मॉडल के जो है गरीबों की बस्तियों को छुपाने के लिए वहाँ बाज़ाब्ता दीवार तामीर कर दी गई थी रातों रात। जी। चूँकि ट्रंप वहाँ उस सड़क से गुज़र रहे थे, ऐसा नहीं कि वो ट्रंप उस बस्ती में जा रहे थे, ट्रंप उस सड़क से गुज़र रहे थे, इसीलिए उस बस्ती को ट्रंप की नज़र, कार में से भी उनकी नज़र ना पड़े उस बस्ती पे, इसीलिए वहाँ दीवार उठा दी गई थी। तो छुपाने का काम तो आप मुसलसल कर रहे हैं। कुंभ मेले में लाशों के अंबार लग गए थे, उसको छुपाया गया। जब अपोजिशन ने वहाँ की असम्बली में ये भी मामला उठाया तो चीफ मिनिस्टर आपे से बाहर हो गए। वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि इनको सिर्फ जो है गीत को नाशे ही नजर आए। गीत को नाशे नज़र आते हैं। इस तरीके से आप जो है अपनी खामियों को, अपनी जो है जो बदतरीन खामियां हैं, अपनी बदतरीन जो नाकामियां हैं, मुसलसल छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी यही हुआ कि जब गुलवान की वादी में अपनी नाकामी के हवाले से जब राहुल गांधी ने मसले को उठाने की कोशिश की, तो अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज लीडरों ने, बीजेपी के सीनियर तरीन लीडरों ने फौरी खड़े होकर इस मामले को जो है दबा दिया। और आज जो है ट्रंप जो है फ़ोन करते हैं। अब फ़ोन के बातचीत में क्या क्या कमिटमेंट्स हुए हैं, क्या क्या वादे किए गए हैं, क्या क्या डीलिंग हुई है, ये भी शायद हमको जो है मोदी के इख्तिदार में रहने तक शायद हमको जो है इसका भी पता नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में बहुत सारे इंकशाफात होते हैं, बहुत सारे फाइल्स मंजर आम पर आते हैं। कोई जो है आइंस्टाइन के साथ मुलाकात करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आइंस्टाइन के साथ मुलाकात की थी, वो तारीख बनी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एप्स्टन के साथ मुलाकात की, वो भी एक तारीख बनी है। तो आने वाले दिनों में बहुत सारे इंकशाफात यकीनन होंगे। कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती। सोशल मीडिया का ज़माना है, असरी माहौल है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ हो गई है। पल पल भर में जो है आपका जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अगर हम आपको पैगाम करते हैं तो फ्लक्चुअल ऑफ सेकेंड्स, मतलब एक मिली सेकेंड में जो है वो पैगाम आप तक पहुंच जाता है। तो यकीनन कोई ऐसा छुपने वाली चीज़ें नहीं है। जो कोताहियाँ, जो गफलतें, जो मुआहदात, जो डीलिंगें हुई हैं पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे, वो तमाम आने वाले दिनों में यकीनन मंजर आम पर आएंगे। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर जमहूरियत है और हर चीज़ पर बात करने की मुकम्मल आज़ादी दी गई है। बात हो रही है, राहुल गांधी को लोकसभा में रोक दिया गया, यकीनन बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जेफरी एप्स्टन की फाइल्स में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम आया, उसके ऊपर कोई वजाहत नहीं हुई। MM नरवाना की किताब जो है उसके ऊपर राहुल गांधी ने लोकसभा में बिल्कुल 2 या 3 मिनट कुछ कोट्स थे उनके, वो कोट्स जो है पढ़कर सुनाने की बात कही, उन्हें रोक दिया गया। तो आप किस कदर आप रोक ले, इख्तिदार साहब इख्तिदार है, आप रोक ले, हक़ाइक़ को छुपा ले। जब आपका इख्तिदार जाएगा तो यकीनन ये तमाम चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी। नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं उत्तराखंड का। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड सुर्खियों में है। हमेशा उत्तराखंड जो है हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से मस्जिदों पर, मज़ारों पर, मुसलमानों की दुकानों पर हमलों के हवाले से सुर्खियों में रहता था।
मगर इस मर्तबा सुर्खियाँ बदली हुई हैं। इस मर्तबा सुर्खियों में जो है मोहम्मद दीपक नामी वो नौजवान है जिसका कल भी हमने तस्करा किया था। मोहम्मद दीपक नामी वो नौजवान है जिसने महज एक ज़ईफ़ुल उम्र दुकानदार को बजरंग दल के कारकुनों के हमले से बचाने का काम किया था। हालांकि मोहम्मद दीपक पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है और बजरंग दल के कारकुनों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। मगर जिस तरीके की बातें मोहम्मद दीपक के हवाले से निकलकर सामने आ रही हैं वो एक हिंदुस्तान की एक खूबसूरत तस्वीर जो है सारी दुनिया के सामने पेश करने का काम कर रहे हैं। मोहम्मद दीपक ये कह रहे हैं, उन्होंने एक न्यूज़ पोर्टल को बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर उस दिन मैं बीच बचाव नहीं करता, मैं बचाने के लिए उस चचा को नहीं आता तो फिर मैं इंसान बाकी नहीं रहता। देखिए, दुनिया का हर मज़हब जो है वो सबसे पहले अहमियत इंसानियत को देता है, इंसानियत का दर्ज देता है और मोहम्मद दीपक ने भी जो उसी दर्ज पर अमल करते हुए वो काम किया और वो कह रहे हैं कि मुझे जो है मोहम्मद नाम का जब मेरे साथ मतलब मेरा नाम में मेरा मैं जो मोहम्मद नाम के साथ जब मुंसलिक हो गया तो मेरे अंदर ताकत भी बढ़ गई। इस तरीके की बात वो कर रहे हैं। हालांकि उनके इन दावों से बजरंग दल के, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को यकीनन तकलीफ भी हो रही होगी, लेकिन मोहम्मद दीपक फिलहाल ऐसा सुर्खियों में है कि वो सारे हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए और ख़ास तौर पर उनके लिए, नौजवानों के लिए तो वो मिसाल बने हुए, ख़ास तौर पर उनके मुंह पर तमाचा है जो है नफ़रत का माहौल गर्म करते हुए मुल्क को तकसीम करना चाह रहे हैं, मुल्क के टुकड़े टुकड़े मजहब, ज़ात पात, रंग व नस्ल की बुनियाद पर करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद दीपक जो है एक जिम के ओनर हैं, उन्होंने एक ऐसी मायनाज हरकत के मतलब मायनाज कारनामा किया है जो वो उसके बाद से वो मुसलसिल सुर्खियों में। राहुल गांधी ने भी उन्हें हकीकी हिंदुस्तान का हीरो करार दिया है। उन्हें कहा है कि मैं इस तरह की ही जो नफ़रत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहा हूँ। राहुल गांधी के नफ़रत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का एक बेहतरीन नमूना जो है वो मोहम्मद दीपक है। जी भाई। जी बिल्कुल, यकीनन आपने जो है मोहम्मद दीपक, अब ये नाम जो है बहुत ये नाम ही सज्जाद साहब वो वीएचपी और बजरंग दल वालों के सीने पे सांप का काम कर रहा है। बिल्कुल सांप का काम कर रहा है। ये पूरी दुनिया में नाम जो है मकबूल हो चुका है। देखिए, एक जो है अहमद सलमानी की दुकान है, उस पर लिखा हुआ है बाबा शॉप, बाबा किड्स क्लॉथ शॉप, कुछ इस तरह का नाम उस पर लिखा हुआ था। तो बजरंग दल के 3-4 लोग आके जो है हंगामा कर देते हैं, 10-12 लोग। इनका तो काम ही हो गया है, जहाँ बीजेपी है उसने वहाँ पे गुंडों की टोलियाँ छोड़ दी हैं कि वो नफ़रत फैलाते रहें, लोगों को डराते रहें, मुसलमानों की ज़िंदगी तंग करने की कोशिश करें। मुसलमान बिला वजह, देखिए कोई जो है तुक नहीं है, इससे बड़ा अहमखाना, बल्कि जो हम इसको तो जो है शर्मसार कर देने वाला काम कहेंगे कि कितनी जो है घटिया हरकत है कि आप आके बिला वजह एक शख्स को धमकियां दे रहे हैं कि तुमने बाबा क्यों अपने दुकान पे नाम लिखा, अपने दुकान पे बाबा कैसे लिखा। अब इस पे जब वो लोग डरा रहे थे उस बूढ़े शख्स को, तो उसी वक्त जो है ये दीपक जो है वहाँ से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा कि नाइंसाफ़ी हो रही है, उन्होंने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। देखिए, यहाँ सबसे अहम बात यह है, रवि साहब के दीपक ने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उसकी बजरंग दल के कारकुनों से कहा सुनी हो गई। तो जब वो जो है बजरंग दल के कारकुनों को दुकान से बाहर घसीट रहे थे, ढकेल रहे थे और उनको वहाँ से चले जाने की वार्निंग दे रहे थे, तो बजरंग दल के लोगों ने उनसे नाम पूछा, तो बिला इख्तियार उनके ज़ुबान से निकल गया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। तो दीपक का ये कहना है कि जो है मैंने ये इसलिए उनसे कहा कि मेरा मज़हब इंसानियत है, हम यहाँ पे सबसे अहम चीज़ हमारे पास इंसानियत है और हमें इंसानियत का एहतराम करना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे थे कि वो मुसलमान होने के नाते, देखिए उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो एक आम आदमी है, वो एक दुकान के ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी चला रहा है, वो हिंदुस्तानी शहरी है, इस मुल्क का आइन उसको पूरा इख्तियार देता है। और चंद गुंडे अगर उसकी जो है इख्तियार को चैलेंज करेंगे, एक पुरअमन फ़ज़ा को मुतासिर करने की कोशिश करेंगे, माहौल को जो है शरअंगेज़ बनाने का जो है काम करेंगे, तो
तो फिर यकीनन कोई ना किसी ना किसी का तो ज़मीर जागेगा। दीपक का ज़मीर जागा, उसने जो है उनको मार भगाया। फिर उसके बाद जब नाम पूछा गया तो उसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, क्या कर लोगे तुम। बहरहाल उसके बाद ये मोहम्मद दीपक का नाम वायरल हो जाता है। हत्ता कि राहुल गांधी भी ट्वीट करते हैं कि हमें ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है आज के इस पुरआशूब दौर में जहां बीजेपी शरंगे। देखिए खुली बात है, आपने कांवड़ यात्रा देखी, हमने भी जो है देखा कि कैसे योगी आदित्यनाथ शरंगेरी की जो है अहकामात जारी करते थे। वहाँ पे खुलेआम कहा गया था दुकान वालों से। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज एक हुक्म आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी निजी प्राइवेट जगह पर जो है अगर नमाज आप पढ़ रहे हैं तो वो नमाज के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि हालिया दिनों में एक वाकया पेश आया, वो वाकये में जो है आप नमाज पढ़ रहे थे एक घर में, सुन तो वहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया। हमें इशारा मिल गया है, बात को हमारी खत्म करना है। यहाँ पर एक 2-3 अहम खबरें हैं जिसका सरसरी तौर पर तस्करा नागुज़ीर है। एक ये खबर है कि मैनपुरी से आ रही है, उत्तर प्रदेश के, वहां पर एक 14 साल दलित नौजवान के साथ मारपीट की गई है। टीचर ने मारा है महज इसलिए कि उसने पाइप पानी पीने के पानी का पाइप जो है उससे टूट गया था और उसको जात पात का जो फिक्रा है वो भी उस पर कसा है। उसके साथ उसको ज़दोकोब किया वो मासूम को, क्योंकि वो दलित है। देखिए यूजीसी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया सुप्रीम यूजीसी के नए कवायद के मुताबिक। मगर देखिए अब किस तरीके का कार्रवाइयाँ जो है वो दलितों के साथ की जाती है। एक टीचर जो है, टीचर का काम तो प्यार मोहब्बत बांटना और तालीम देना, दर्ज देना और होनहार और काबिल बच्चों को बनाना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। उसकी जबान से अगर ये निकलता है कि तू देड़ है, चंबार, इस तरीके की बात गलत करता है, मुबैना तौर पर अगर वो करता है तो ये बात बिल्कुल अफसोसनाक बात है। दलित बरादरी के साथ वो ये जो सुलूक किया जा रहा है वो निहायत अफसोसनाक है। लिहाजा यूजीसी के जो नए गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस के ऊपर नजरसानी, जो फैसला वो तो स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट, उसको एक बार फिर नजरसानी उस पर करनी चाहिए। और एक खबर आ रही है 24 परगना मगरबी बंगाल से, वहां पर एक आशिक नामी नौजवान को जो माजूर है उसके साथ मारपीट की गई, उसको ज़दोकोब किया गया वहां पर। इसी तरीके का रवैया आया, मारपीट के साथ साथ खवलता पानी उस नौजवान पर डाल दिया गया। हालांकि वो जिस्मानी तौर पर माजूर, पैरों से माजूर था, वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया और अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही थी। जब अस्पताल ले गया तो डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया। और एक खबर दिल्ली से, एक 14 साल लड़की का बाप मुसलसिल जो है पिछले 15 दिन में 4 से 5 मरतबा उसने रेप किया, उसकी अस्मत दरी की है उसकी। तो इस तरीके की खबरें हैं। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है एसआईआर को लेकर मगरबी बंगाल के, और उन्होंने सीईसी में मुलाकात की। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।